हेलो वेंक्शन एंड ईजहन लवर, वेलकम बैक टू आवर चैनल। थैंक यू गाइस आपके प्यार और सपोर्ट के लिए। आपका प्यार और सपोर्ट यूं ही बरकरार रखेगा मेरे साथ। तो गाइस, अगर आप चैनल पे नए हैं और आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। तो आज हम आई एम अ मैन नॉट यूर क्वीन का नेक्स्ट पार्ट देखने वाले हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा विंग जियांगचेन के साथ घूमने के लिए जाता है और ये सब देखकर हमारा जलस किंग वांग जी गुस्से में आग बबूला हो जाता है और विंग के घर लौटने के बाद वो विंग को पनिशमेंट देता है। तो चलो गाइस, इसके आगे क्या होगा आज हम इस पार्ट में जानेंगे। आई होप आपको आज का पार्ट जरूर अच्छा लगेगा। 4 महीने बाद विंग अब किसी भी दिन और किसी भी टाइम में बर्थ दे सकता है। उसके 9 महीने पूरे हो चुके हैं और इसीलिए वांग जी अपने बिलो के लिए बहुत प्रोटेक्टिव है और उसकी बहुत केयर करता है। जहान के बर्थ देने से पहले ही सब कुछ तैयार कर लिया गया है। इम्पीरियल फिजिशियन और कुछ दाइयों के साथ पैलेस के आसपास रहते हैं। अगर किसी भी पल एम्प्रेस का लेबर पेन शुरू होता है तो वे उनकी केयर करने के लिए वहाँ मौजूद रहे, इसीलिए वे सब पैलेस के आसपास ही रहते हैं। एम्प्रेस की सेवा करने वाली सर्वेंट्स को बहुत केयरफुली चुना गया है, क्योंकि एम्प्रेस जो कुछ भी खाती और पीती है उन्हें देने से पहले ही वो सर्वेंट 2 बार चेक करते हैं और वे लोग ये श्योर करते हैं कि इस इम्पोर्टेंट टाइम में उनके साथ कुछ भी गलत नहीं होगा। और इस दौरान वांग जी और विंग के रिलेशन भी अच्छा हुआ है। अब विंग का मूड आखिरकार नॉर्मल हो गया। अब वो ज्यादा मूडी नहीं होता। लेकिन विंग बहुत कंजूस हो गया है। वो सिर्फ लैंजन को खुद के लिए ही चाहता है। वो लैंजन को दूसरे के साथ बिल्कुल भी नहीं देखना चाहता और उनका प्यार हर दिन बढ़ता ही जा रहा है। तो इसी वजह से एम्परर वांग जी ने सभी कंकुबाइंस को उस जगह से भगा दिया। लेकिन विंग ने वांग जी से रिक्वेस्ट की कि उसकी बहन यहाँ पैलेस में ही रहेगी, तो इसीलिए वांग जी ने उसे यहाँ रहने दिया। और इस दौरान विंग और उसके पिता भी एक हो गए और विंग को उसके पिता से बहुत प्यार मिला। विंग आखिरकार बहुत थैंकफुल था कि उसके पिता ने आखिरकार उसे एक्सेप्ट कर लिया और अब उसके पिता उसके साथ बहुत अच्छा बिहेव करते हैं और उससे बहुत प्यार करते हैं। अब पैलेस में सब कुछ अच्छी तरह से चल रहा है। कोई भी नाटक नहीं, कोई भी प्लान नहीं, कोई भी किसी को डरा या धमका नहीं रहा और कोई भी किसी को मारने का प्लान नहीं बना रहा है। सब लोग अपने अपने लाइफ में खुश है। लेकिन बहुत से लोग सोच रहे हैं कि आज या कल क्या होगा। अगर किसी ने भी गलत या किसी प्लान को अंजाम देने की कोशिश की तो वो एम्पायर के हाथों से मारा जाएगा। और हाँ गाइस, वेनिंग भी इस दौरान प्रेग्नेंट हो गया। वेनिंग की प्रेगनेंसी पाने जाने के 2 महीने बाद तोबाजुन और वेनिंग ने शादी कर ली। विंग इतना गुस्से में था कि इस बार उसने तोबाजुन को लगभग मार ही डाला था। अगर ये वेनिंग के लिए नहीं होता तो उसने तोबाजुन को मार डाला होता। लेकिन प्रेगनेंसी के दौरान वेनिंग के हार्मोन विंग की तुलना में बहुत ज्यादा खराब थे और वेनिंग बहुत ज्यादा मूडी हो गया था। यदि वांग जी और तोबाजुन वहाँ नहीं होते तो ये 2 प्रेग्नेंट मेल मतलब वेनिंग और विंग ने एक दूसरे को मार डाला होता। एक बहुत गुस्से में था क्योंकि वेनिंग शादी करने से पहले ही प्रेग्नेंट हो गया। लेकिन दूसरा जो अपने फ्यूचर हस्बैंड को प्रोटेक्ट कर रहा था वो फ्यूचर हस्बैंड तोबाजुन था। तोबाजुन के लिए अब विंग की नफरत और बढ़ गई। भले ही विंग का अब वो इन लॉ है, फिर भी वो उससे बहुत नफरत करता है। लेकिन वे कभी भी 1 मिनट से ज्यादा शांत नहीं रहेंगे, क्योंकि विंग का डेविल तुरंत भड़क उठता है और वेनिंग के आसपास होने पर ये तो और भी बुरा हो जाता है। सिचेन जो वांग जी का छोटा भाई है वो अभी भी अनमैरिड है। उसके पास शादी करने का कोई भी संकेत नहीं है, क्योंकि उसने हर एक राजकुमारी और मंत्रियों की बेटी को रिजेक्ट कर दिया जो सिर्फ उसके लिए सिलेक्ट की गई थी। लेकिन सिचेन ने कहा कि वे सब अच्छे नहीं हैं। फिर 1 हफ्ते पहले ही वो जियांगचेन के साथ वापस आया और उसने जियांगचेन को अपने फ्यूचर हस्बैंड के रूप में पेश किया। वांग जी उस समय बहुत गुस्से में था और वो पूरी तरह से उन दोनों के एक होने के खिलाफ था। लेकिन फिर भी वांग जी को ये सब एक्सेप्ट करना पड़ा, क्योंकि रानी माँ ने ये ऑर्डर दिया था। आज विंग और वांग जी बगीचे में बैठकर खुशी से बातें करते हुए अपने चाय पी रहे थे। तभी एक गार्ड उनके पास दौड़ता हुआ आया और इस वजह से विंग डर गया। अपने बिलो को डरा हुआ देखकर वांग जी बहुत गुस्से में आ गया और उसने अपने बिलो को डराने वाले उस गार्ड को तुरंत उसका सिर काटने का ऑर्डर दे दिया। लेकिन विंग ने उसे तुरंत रोक दिया, ये कहते हुए कि वो बिल्कुल ठीक है।
गार्ड, क्या हुआ है? आप इस तरह से क्यों दौड़ रहे हैं? विंग ने उस कांपते हुए गार्ड से पूछा, जिसने लगभग अपना जीवन खो दिया था। यूर हाइनेस, आपकी बहन आपको और हिज मैजेस्टी को देखना चाहती है, उस गार्ड ने अपने घुटने टेकते हुए कहा। क्या? तुम क्या बात कर रहे हो? और उसे क्या हुआ? विंग ने चिंतित होकर पूछा। भले ही वो अपनी बहन से कभी नहीं मिला जिस दिन से उसने उसे मारने की कोशिश की थी, लेकिन फिर भी वो अपनी बहन से कभी नफरत नहीं कर सकता। विंग के अंदर उसके बहन के लिए अभी भी प्यार है और ये सब उसकी आंखों में क्लियर देखा जा सकता है। वांग जी ने अपने प्रेग्नेंट बिलो की हेल्प की और उसे युंगसी के पैलेस में ले गया। वांग जी और विंग वहाँ पहुँचे। जब विंग ने उसकी बहन की हालत देखी तो वो बहुत सैड हो गया। विंग बहुत सैड था। उसे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था उसकी बहन जो बहुत ब्यूटीफुल थी और अब उसकी हालत बस से बदतर हो गई है। विंग चला गया जहाँ उसकी बहन लेटी हुई थी और उसने उसके हाथों को पकड़ लिया। युंगसी, तुम ठीक हो जाओगे, चिंता मत करो, मैं यहाँ तुम्हारे लिए हूँ, विंग ने अपने आंसुओं में कहा। वांग जी विंग के पीछे ही खड़ा रहा। उसके फेस पर पछतावे का कोई भी साइन नहीं दिख रहा था। हाँ, वांग जी वही था जिसने सर्वेंट को युंगसी के खाने में जहर मिलाने का आदेश दिया था, जो धीरे धीरे असर करेगा और धीरे धीरे उसे मार देगा। भाई, मैंने आपके साथ बहुत गलत किया। मैं बहुत बुरी बहन हूँ। मैं माफी के लायक नहीं हूँ, फिर भी मुझे माफ कर देना। भाई, मैं तो सिर्फ अपने प्यार को पाना चाहती थी, लेकिन आपके लाइफ को यूं ही बर्बाद करने का मेरा कोई भी मतलब नहीं था। मैं सिर्फ जलस थी, क्योंकि जो कुछ भी मुझे चाहिए था वो तो सिर्फ आपके चारों ओर घूमता रहता, तो इसी वजह से मुझे आपसे बहुत जलस होने लगी। और प्लीज भाई, मुझे माफ कर देना, युंगसी ने कहा और खांसते हुए उसके मुंह से खून निकला। युंगसी, प्लीज बात करना बंद करो, तुम्हें पेन हो रहा है। फिजिशियन, प्लीज इसे चेक करो और मेरी बहन को ठीक करो। विंग ने रोते हुए उस फिजिशियन से रिक्वेस्ट की। यूर हाइनेस, मुझे ये कहते हुए बहुत खेद है, लेकिन अब वे लास्ट स्टेज में है और मैं इसमें उनकी कुछ भी हेल्प नहीं कर सकता। उस फिजिशियन की आवाज में दुख और पछतावा महसूस किया जा सकता है, क्योंकि वो वही थे जिन्होंने एम्पायर के ऑर्डर से वो जहर बनाया था और वे सब एम्पायर के ऑर्डर के खिलाफ नहीं जा सकते थे। भाई, क्या तुम मुझसे कुछ प्रॉमिस कर सकते हो कि आप अगले जन्म में मुझसे वांग जी को दूर नहीं ले जाओगे? युंगसी ने ये कहते हुए अपनी आंखें बंद कर ली। उसकी पूरी बॉडी कोल्ड हो गई। विंग ने उसके बॉडी को हिलाते हुए युंगसी का नाम पुकारने की कोशिश की। उसने ये उम्मीद की कि वो जाग जाएगी, लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं हुआ। युंगसी की हालत देखकर वांग जी मुस्कुराया। युंगसी की आखिरकार डेथ हो गई, ये देखकर वांग जी मुस्कुराया। ये मेरे बिलो और मेरे बच्चों को मारने की कोशिश करने के लिए है और तुम अब नरक में आराम कर सकते हो, वांग जी ने अपने मन में कहा और वहाँ से चला गया। युंगसी को अच्छे से दफनाने के बाद विंग बहुत दुखी था। वो इस बात पर विश्वास नहीं कर सकता था कि उसकी बहन एक दिन उसकी आंखों के सामने मर जाएगी, लेकिन ये तो सिर्फ गॉड की इच्छा होनी चाहिए जो इतनी बुरी तरह से युंगसी मारी गई। सब फंक्शन खत्म होने के बाद विंग गार्ड के साथ अपने पैलेस में वापस जा रहा है। अब कुछ दिन के बाद विंग अपने प्यारे बनी के साथ खेल रहा था, तभी उसे अचानक अपने पेट के लोअर पार्ट में बहुत तेज दर्द महसूस हुआ, लेकिन फिर ये दर्द कम हो गया। ये तो हमेशा होता है और इसकी आदत विंग को हो चुकी है। उसके बाद उसने अपने बनी को सहलाना स्टार्ट किया, लेकिन फिर उसके बाद उसके पेट में बहुत तेज दर्द महसूस हुआ। ये बहुत पेनफुल था, इसी वजह से वो चिल्लाया। इस वजह से जो बनी उसके पास थे वो तुरंत वहाँ से भाग गए। वो बनी सारे चौंक गए कि उसके मालिक को क्या हुआ। विंग की आवाज सुनकर कुछ सर्वेंट वहाँ पहुँच गए। उन्होंने विंग को सांस अंदर और बाहर लेने की कोशिश करते हुए और अपने लोअर लिप को काटते हुए देखा। यूर हाइनेस, क्या आप ठीक है? एक सर्वेंट ने पूछा। जल्दी से एम्पायर को बुलाओ, मैं लेबर पेन में हूँ, विंग ने बहुत दिक्कत के साथ कहा। एक सर्वेंट तुरंत एम्पायर को खबर देने के लिए चली गई और बाकी के सर्वेंट्स ने विंग को कमरे में ले गए। कुछ मिनट के बाद ही इम्पीरियल फिजिशियन एम्पायर के साथ वहाँ पहुँच गए। विंग का वाटर ब्रेक पहले से ही हो चुका था। विंग बहुत जोर से चिल्लाते हुए वांग जी को शाप दे रहा था, लेकिन फिर भी किसी ने कुछ नहीं कहा
क्योंकि अगर वे कहते तो वे तुरंत उस समय मर जाएंगे। लेकिन फिर भी उनमें कुछ कहने की हिम्मत नहीं थी, क्योंकि अगर वे एक शब्द भी निकालते तो वांग जी के हाथों से वे मारे जाते। लैंज़न, यू मॉन्स्टर, मैं इस बच्चे के बाहर आने के बाद मैं तुम्हें मार दूंगा, विंग पुश करते हुए चिल्लाया। इस पूरे टाइम में विंग चिल्लाता और शाप देता रहा, लेकिन इस पूरे टाइम में वांग जी बहुत बेचैन था और वो इधर उधर घूम रहा था। और वहाँ रानी माँ, विंग के पिताजी वेनिंग और तोबाजुन भी मौजूद थे। तभी उस टाइम मुड़े वेनिंग ने कुछ बोलने का फैसला किया। योर मैजेस्टी, अगर आप इधर उधर घूमना बंद नहीं करोगे तो मुझे आपको मजबूर करना पड़ेगा। आप यहाँ अकेले नहीं है जो चिंतित थे, हम सब भी उनके लिए बहुत चिंतित थे, वेनिंग चिल्लाया। लेकिन तुरंत तोबाजुन ने उसे शांत करने के लिए उसके पेट को रफ किया। वेनिंग डियर, क्या आप भी मुझसे वैसे ही शाप देने वाले हो जैसे अब एम्प्रेस दे रही है? तोबाजुन ने पूछा। बिल्कुल नहीं, मैं वैसा कुछ भी नहीं करूँगा, वेनिंग ने कहा और शर्माने लगा। एम्प्रेस के रूप में एक जोर की चीख सुनाई दी, जिससे प्रेजेंट सभी लोगों ने एक राहत की सांस ली। योर मैजेस्टी, ये एक लड़का है, एक दाई ने बेबी को एम्पायर के हाथ में देते हुए कहा। लेकिन रानी माँ तुरंत आगे बढ़ गई और उन्होंने वांग जी के हाथों से उस बेबी को ले लिया। वांग जी, तुम बेबी को चोट पहुँचाओगे, देखो तुम ये भी नहीं जानते कि बेबी को कैसे लेते हैं, रानी माँ ने वांग जी को चौंकाते हुए कहा। अरे वांग जी, यहाँ आओ, देखो ये बिल्कुल तुम्हारे जैसा दिखता है, जब तुम छोटे थे तुम ऐसे ही दिख रहे थे और ये सच में बहुत क्यूट है, रानी माँ ने कहा और उन्होंने बेबी के गालों को छुआ। बेबी ने एक जमाई ली और गालों को खींचने की वजह से वो जोर से रोने लगा। आप इतने छोटे हैं लेकिन आप कितने जोर से रो रहे हो, मेरे कान आपके रोने से दर्द कर रहे हैं, सिचिन ने शिकायत की। लेकिन उसके ये कहने के बाद हर किसी ने उसके सिर पर एक थप्पड़ मारा और उसे वहाँ अकेला छोड़ दिया। यहाँ तक कि सिचिन का बॉयफ्रेंड जियांग चेन ने भी वही किया जो दूसरों ने सिचिन के साथ किया था। मैंने क्या किया, मैंने तो केवल सच ही कहा था, सिचिन ने कहा और उसने अपने सिर की मालिश की, क्योंकि उसके सिर पर सभी ने थप्पड़ मार दिया था। रानी माँ ने बेबी को विंग के पास दे दिया। विंग ने बड़ी केयरफुली बेबी को अपनी बाहों में पकड़ लिया और उसने अपने सूजे हुए निप्पल में से एक को बेबी के मुंह में दे दिया। बेबी ने तुरंत दूध को पीना शुरू किया। बेबी की इन हरकतों को देखकर मौजूद सभी लोग हंसने लगे और ये व्यू सच में बहुत प्यारा लग रहा था और हर कोई बहुत खुश था। अब 18 साल के बाद, दागे आओ मुझे पकड़ो, एक लड़की की आवाज को पैलेस में सुना जा सकता है। ये छोटी लड़की क्यू स्टेट की राजकुमारी है जो 7 साल की है और उसका बड़ा भाई एयुआन वो 18 साल का है और वो क्राउन प्रिंस है। विंग और वांग जी अपने 2 बच्चों के साथ खेलते हुए बहुत खुश थे, चाहे हालात कुछ भी हो जाए, लेकिन फिर भी उन दोनों ने एक दूसरे को कभी भी नहीं छोड़ा और वे दोनों हमेशा एक दूसरे की हेल्प करते थे और उनका प्यार दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। अब 27 साल के बाद 2 बूढ़े एक साथ बैठे हुए थे और उनके हाथ आपस में जुड़े हुए थे। उन दोनों ने एक दूसरे को देखकर एक स्माइल की। माय बिलो, मैं हमेशा तुमसे बहुत प्यार करूँगा, यहाँ तक कि हमारे अगले जन्म में भी मैं तुमसे ही प्यार करूँगा और मैं तुम्हें तलाश लूँगा और मैं किसी भी हालत में तुम्हें सर्च कर लूँगा। माय बिलो, मैं ये तुमसे प्रॉमिस करता हूँ, वांग जी ने कहा। लैंज़न, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और हम हमारे अगले जन्म में मैं सिर्फ तुम्हारा ही रहूँगा, विंग ने कहा और वांग जी ने अपना सिर हिलाया। फिर उन दोनों ने अपनी आंखें बंद कर ली। तो गाइज, आपको ये स्टोरी कैसी लगी? इस स्टोरी के ऑथर फातिमा हुबैई है और थैंक यू ऑथर मुझे ये कहानी शेयर करने की परमिशन देने के लिए और थैंक यू गाइज ये स्टोरी सुनने के लिए। आपने सच में मेरा बहुत सपोर्ट और मुझे बहुत प्यार दिया और गाइज आपका प्यार और सपोर्ट मेरे साथ यूं ही बरकरार रखिएगा। तो गाइज, अगर आप चैनल पे नए हैं और आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक करो और शेयर करो और मुझे कमेंट में ये जरूर बताना कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी। थैंक यू गाइज।